के साथ मैं हूं शादाब काज़मी और मेरे साथ मौजूद हैं घोसी लोकसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजीव राय। राजीव जी, एनडीए ने यहां से प्रत्याशी दिया है डॉक्टर अरविंद राजभर को, जो पीएचडी भी हैं और जगह जगह वो इसका जिक्र भी करते हैं, इतना पढ़ा लिखा प्रत्याशी है। ऐसा प्रत्याशी आएगा तो क्षेत्र का विकास होगा। ऐसे में उनके सामने जो आप हैं या बहुजन समाज पार्टी, कैसे आप लोग टिक पाएंगे? मुकाबला कैसा होगा? साबित कर लिया है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, मेरा अतीत बताता है। पीएचडी तो मैं भी हूँ, तो गले में लटका के चलूँ? मैं भी पीएचडी हूँ, गले में लटका के नहीं चलूँगा ना। अब वो क्या है उनके बारे में नो पर्सनल कमेंट, लेकिन ये आप लोग इस बात के, और मैं पत्रकार महोदय आपका लाइव हूँ या आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर गलत बोलूँ तो आप यही खारिज करिएगा कि पिछले 10 वर्षों से आप अपनी लाइब्रेरी में अगर खोजेंगे कि मऊ में जो विपत्तियाँ आई, मुसीबतें आई, उसमें से तीनों प्रत्याशियों में से कौन चेहरा खड़ा था, हमेशा हर जगह खड़ा नजर आया, तो राजीव राय के अलावा इन दोनों प्रत्याशी कहीं खड़े नजर आए हों तो मैं अभी से चुनाव छोड़ दूंगा। ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं कि चुनाव हारेंगे राजीव राय और बेंगलोर चले जाएंगे। ठीक है, वो वही बात है ना, उनका बड़बोलापन। 10 साल से मैं बेंगलोर गया, यहाँ क्षेत्र में नहीं रहा, जनता के बीच में नहीं रहा, कहते हैं। और हकीकत क्या है, बलिया से उनके बबुआ हारे, लौट के गए बलिया बांसडी, जाना चाहिए था ना। मैं यहाँ हार के यहाँ रहा ना, तो बांसडी रहना चाहिए था। बनारस चले गए, हारे, शिवपुर में रहे, घोसी क्यों आ गए? रहते शिवपुर में, लोगों की सेवा करते। इस बात नहीं, अगली बार आशीर्वाद देता। तो वो लोग जो पर्सनल कमेंट मेरे पर करना चाहते हैं, ये बड़बोलापन करना चाहते हैं, अब तो उनकी बातों को मैं जवाब भी नहीं देना चाहता हूँ। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन है कि वो क्रिया प्रतिक्रिया वाला मुझसे मत पूछा करे। अब चंद दिन है, घोसी के मतदाताओं का यह अधिकार है कि चंद दिनों बाद जब वोट देने जाएंगे घोसी के मतदाता, तो उन मतदाताओं को पता होना चाहिए कि किस प्रत्याशी का विजन क्या है, कौन सा प्रत्याशी हमारे लिए किया है और करना चाहता है। उल जलूल के बयान और हवा हवाई बातों पर मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगा। ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जहां एक वो बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के कुछ पत्रकार हैं जो समाजवादी पार्टी के द्वारा भेजा जाता है और वो जो भाषण देते हैं उनके सभाओं को वो कवर करते हैं और वीडियो उसके सपा कार्यालय पहुंचाते हैं। ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। पहली बात कि हमारे पास और भी अच्छे काम है करने के लिए इन घटिया हरकतों के बजाय। दूसरी बात, कोई भी नेता पब्लिक मंचों से इसलिए बोलता है कि उसकी बात जनता तक पहुंचे। ठीक, यही चीज है ना। और जनता तक पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम आप लोग हैं। भाई मैं अगर मंच खड़ा होकर बोलता हूँ तो 1000, 500, 10,000, 5,000 जो भी उतनी सुनेगी ना। आपके माध्यम से संख्या बढ़ती है सुनने वालों की। तो मैं कौन सा ऐसा गलत बात कहता हूँ कि मुझे डर है कि आप रिकॉर्ड करके कहीं और कर देंगे? तो इस बात को तो साबित करते हैं कि वो गाली गलौज करते होंगे, वो रिकॉर्ड ना हो जाए, इसलिए वो डरे हुए हैं। मुझे तो कोई डर नहीं, मैं तो सबके सामने बोलता हूँ, मैंने कभी किया आज तक। अभी देखिए, कुछ पत्रकार उनके हैं, वो बाहर से यूट्यूब वालों को लाए हैं, आप भी जानता है। वो कोई सोलफ है तो कोई एक राज है, तो अच्छा थोड़े कि मैं नहीं जानता हूँ। मैंने आज तक किसी और पत्रकार भाई यहाँ भी आते हैं, मैं उनसे वैसे ही प्यार से बात करता हूँ जैसे आपसे करता हूँ। तो मैं तो कभी कहता भी नहीं। वो बाहर के पत्रकार आकर आपके यहाँ, मुझे तो पता चला एक दिन आप वो बाहर वाले पत्रकार, आप पत्रकारों से भी बदतमीजी किए थे। तो जैसा लोग रहे, पानी हमेशा ऊपर से नीचे बहता है, नीचे से ऊपर नहीं बहता, संस्कार भी ऊपर से नीचे आता है। तो मुझे उस बात का कोई नहीं है। वो करवाएं, उनका अहंकार, पत्रकारों को पिटाई करवा देना, पत्रकारों को मोबाइल छीन लेना। अगर गाड़ी रोड पर खड़ी हो जाए, बगल में कोई गाड़ी खड़ा हो जाए, तो परमेश तिवारी जैसे संभ्रांत और सम्मान्य नौजवान के अपने गनर से पिटाई करवा देना, अब ये क्या बताता है? मऊ को ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका भी मैं मऊ की जनता पर छोड़ता हूँ। मुझे लगता है कि मऊ की जनता आत्मचिंतन करेगी और समझेगी कि ऐसे लोग राजनीति और समाज के लिए हित में नहीं है। 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, क्या नजर आ रहा है? सफाई, विदाई, एनडीए सरकार जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। 5 तारीख को जो पहला आदेश पारित होगा, या सरकार गठन के बाद जो पहला आदेश पारित होगा, उस आदेश में लिखा होगा कि अब गरीबों को 5 किलो नहीं 10 किलो अनाज मिलेगा। अब गरीबों के बच्चों को नौकरियां मिलेगी। 30 लाख नौकरियों का टाइम टेबल लगा हुआ है, किस तारीख को भर्ती करेगा। उसमें ये लिखा होगा, अगला आदेश ये होगा कि गरीब महिलाओं को, गरीब परिवार की हर महिला को साल में 1 लाख रुपये उसके खाते में आ जाएंगे। उसमें लिखा होगा कि गैस का सिलेंडर के नाम पर जो लूटा जा रहा है वो 500 रुपये का मिलेगा। उसमें आदेश में लिखा होगा कि जो 5 किलो राशन के नाम पर सिलेंडर में 800 और 5-6 लोगों के अगर राशन दिया जाए
तो मोबाइल डेटा के नाम पर 1500 रुपये वसूले जाते हैं उनके 5-6 फ़ोन नंबरों से। आटा के साथ डाटा फ्री होगा, तो उसमें जो तमाम सुविधाएं जो इस सरकार ने जनता को ठगने लूटने का काम किया है, उसको निजात दिलाने वाला आदेश पहले दिन पारित होगा। आपके अनुसार सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन अभी एक कार्यक्रम था जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी गए थे फूलपुर लोकसभा में, उनको वापस लौटना पड़ा था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का उस पर कमेंट आया कि कुर्सियां खाली थी, जिसके बाद 2 लड़कों को वापस लौटना पड़ा। तो आप लोग तो गलत दिखाया, आप लोग तो फर्जी न्यूज दिखा रहे थे। इतनी बड़ी भीड़ थी, मीडिया वालों पर मुकदमा होना चाहिए। इतनी बड़ी भीड़ मीडिया में ही दिखाया गया कि भीड़ की संख्या 6 गुना ज्यादा हो गई थी, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई। हाँ, तो ऐसी हालत हो गई। तो मीडिया का मतलब आप कहिए ना कि आप लोग फर्जी दिखा रहे थे। ये जब हताश निराश 2014 में देश बिकने नहीं दूंगा, 2024 आते आते भैंस बिकने नहीं दूंगा, ये भाषा जो है, इस तरह के बयान और आएंगे। हकीकत आपको पता है। राजा भैया की बड़ी चर्चा है इन दिनों समाजवादी पार्टी के साथ आने की। ये साथ आना या खिलाफ करना एक अलग बात है, लेकिन ये सही है कि इस सरकार ने और सरकारी दल ने, गठबंधन के पार्टियों ने, एनडीए गठबंधन की पार्टियों ने समाज के सभी वर्गों का अपमान किया है। जगह जगह पर बहुत ही अहंकारी हो गई है और राजनीतिक संस्कार अहंकार की कोई जगह नहीं है। जब अहंकार में बदजुबानी करेंगे, लोगों को उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, तो क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। और अगर राजा भैया इस तरह के हमारे प्रत्याशी को जैसा आप बता रहे हैं समर्थन कर रहे हैं, तो हम सब उनके इस कदम का स्वागत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसके संदेश दूर तक जाएगा और उसका परिणाम यहाँ घोसी में भी देखने को मिलेगा। घोसी उपचुनाव में भी शिवपाल यादव यहाँ पर कैंप किया था उन्होंने, और ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव आमने सामने थे। एक बार फिर इसी तरीके का मंजर है। आमने सामने कहाँ, आप ही कैसे तुलना करें, कहाँ आदरणीय शिवपाल यादव, कहाँ दूसरा नाम जो आप ले रहे हैं, क्या आमने सामने है? परिणाम आपने देख लिया ना, आमने सामने नहीं थे, पहली बात खारिज। दूसरी बात, परिणाम सच्चाई है। जो घोसी उपचुनाव का परिणाम हुआ, उससे भी और शानदार परिणाम लोकसभा में होगा। और जो बड़बोले लोग उस समय बड़ी बड़ी बातें करते थे और फरार हो गए थे चुनाव परिणामों के बाद, 4 तारीख को फिर फरार हो जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी भी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी भी आई हैं अपने प्रत्याशी के लिए, उनका प्रचार किया। देखिए, हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या वरिष्ठ नेता अपनी पूरी ताकत झोंकता है। ताकत झोंकने में कोई बुराई नहीं। सवाल है कि ताकत बची भी है कि नहीं है। ताकत तो यही है ना कि एक विधानसभा बड़ी मुश्किल से आदरणीय उमा शंकर सिंह जी अपने बदौलत जीत पाए हैं। बस बात खत्म। अच्छा, बसपा प्रत्याशी को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने शुरू में ही जो दावा किया था, बड़ा चर्चा में आया कि उन्होंने बसपा प्रत्याशी सेट कर दिया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने घोसी लोकसभा से जो प्रत्याशी दिया, तो चर्चा ऐसी चलने लगी कहीं आपने तो नहीं सेटिंग कर दी कोई। मैंने कभी ऐसा दावा किया, कभी ऐसा बयान दिया? क्या जरूरत है? जो सेट करने की बात वो लोग करते हैं जिनको जनता पर भरोसा ना हो, अपने कामों पर भरोसा ना हो। मैं सेट करने वाला काम नहीं करता, जनता की सेवा करता हूँ, जनता के लिए खड़ा रहता हूँ, नेता नहीं, भाई और बेटा बनकर। अंत में अगर राजीव राय चुनाव जीत जाते हैं, तो घोसी लोकसभा के विकास के लिए किस तरीके की योजना तैयार की है? अब घोसी लोकसभा में दावे सारे बड़े नेता कर रहे हैं, मैं ये बना दूंगा, वो बना दूंगा। आप पत्रकार साथी सबसे पहले ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिएगा। जो भी दावा करता है, चाहे वो राजीव राय ही क्यों ना हो, कि कभी कुछ किया है क्या घोसी के लिए? फिर उसी बात को दोहराऊंगा, आपकी लाइब्रेरी मेरे अलावा कोई चेहरा नहीं दिखाई देगा पिछले 10 सालों में। दूसरी बात, मेरी जो चिंता है घोसी के सब बेरोजगारों की फौज, उसकी वजह यह है कि ये बहुत भौगोलिक रूप से वल्नरेबल है असामाजिक तत्वों के लिए। यहाँ साफ टारगेट बन जाते हैं हमारे जब नौजवान बेरोजगार हों, तो असामाजिक तत्वों को टारगेट बनाते हैं अपने साथ लेने के लिए, भर्ती कराने के लिए। मेरी चिंता ये भी है कि यहाँ कोई उद्योग नहीं है, यहाँ की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। जब किसी भी समाज में अर्थव्यवस्था चरमराई होती है, तो सामाजिक अशांति भी पैदा होती है। मेरी कोशिश होगी कि मैंने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है 4 लेयर में, कि पहले लेयर में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए वो सारी सुविधाएं और कोचिंग उपलब्ध कराऊं जो बड़े बड़े शहरों में हैं और बड़े घरों के लड़के जाकर वहाँ कर सकते हैं। हर गरीब का बच्चा अगर वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उस गरीब का गुनाह नहीं है, उस बच्चे का गुनाह नहीं है, गुनाह समाज का, सरकार का है। ऐसे लोगों को सुविधा इसी शहर में दी जाए। दूसरे में जो बी कैटेगरी की सर्विसेज हैं, जैसे बैंकिंग की है, रेलवे की है और तमाम
सरकारी भर्तियां हैं, उनके लिए अगर ट्रेनिंग और सुविधा पहले से दी जाए तो हमारे बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई करेंगे। तीसरा लेवल फोर्सेज के लिए है, चाहे अब जैसे हम अग्निवीर ख़त्म करेंगे, आपको पता है, तो उन फोर्सेज में कैसे हमारे बच्चे और उस जगह से ज़्यादा भर्ती हो, इसके लिए मैं एक्सपर्ट और रिटायर्ड ऑफिसर्स को लेकर फिजिकल और रिटर्न ट्रेनिंग दिलाऊंगा कि हमारे बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई करें। चौथे चरण में जो चौथा लेयर है, उसमें वो बच्चे जो कहीं नौकरी नहीं पा सकते, उनको स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग देके और फिर उनको सर्टिफिकेट देकर वित्तीय संस्थाओं से टाई अप करके उनके लिए उनके लघु लघु उद्योग व्यापार की व्यवस्था करेंगे। जब ये सारा हो जाएगा तो यहाँ की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, दुकानदारों पर खरीदारी बढ़ेगी, दुकानदारों का भी परिवार होगा, बाहर जाएंगे लोग, खर्चा करेंगे तो पैसा मार्केट में आएगा, तो लोगों का सामाजिक स्तर उठेगा। उसके बाद यहाँ की रूरल इकॉनमी जो होती है, अब मान लीजिए यहाँ से 20 किलोमीटर दूर कोई किसान, छोटा किसान, हमारे यहाँ तो छोटे छोटे किसान होते हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के होते नहीं हैं। 2 मंडा में, 4 मंडा में, 1 बीघा में सब्जी की खेती करता है। सड़कें इतनी जर्जर है कि अगर मंडी में लाकर बेचना चाहें तो आधा टमाटर रास्ते में सड़ जाएगा। रूरल इकॉनमी के लिए रूरल सड़कें भी बहुत ज़रूरी होती है, उनको बनवाना, हायर एजुकेशन सेंटर खोलना कि हमारे बच्चों को बाहर जाना ना पड़े। अब ये दावे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जिनको ये प्रक्रिया भी नहीं पता है कि कौन कहाँ खुल सकता है, नहीं खुल सकता है ना। अब उस बातों पर नहीं जाना चाहता हूँ मैं। घोसी को न तो सिंगापुर बनाऊंगा, न तो मुंबई बनाऊंगा, न तो गोवा बनाऊंगा जैसे कि अन्य लोग दावा करते हैं। मैं घोसी को कल्पनाथ राय के सपनों का घोसी बनाऊंगा, जहां अगल बगल के लोग भी उदाहरण देंगे। और 5 साल बाद अगर आप लोगों के आशीर्वाद से मौका मिलता है आज, तो आज के 5 साल बाद यानी लोकसभा के अंतिम सत्र में जब मैं अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करूंगा, तो आप भी यहाँ गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमारे सांसद ने सबसे ज़्यादा नौकरी और रोजगार मुहैया कराए हैं नौजवानों के लिए। ये नौजवान ही समाज की ताकत है, नौजवान ही जिले की ताकत है, प्रदेश और देश की ताकत है। अगर नौजवान भूखा रहेगा तो देश और प्रदेश मजबूत नहीं हो सकता, डंका नहीं बच सकता। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे घोसी लोकसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजीव राय, जिन्होंने किस तरीके से बताया कि घोसी के विकास के लिए किस तरह का ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार किया है। लेकिन देखना होगा कि आखिर किस तरीके के नतीजे 4 जून को आते हैं और कौन बनता है घोसी का किंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।